आप एक मुखिया के पद से शुरू किए थे और उसके बाद सांसद तक पहुंचे और वो भी आपको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला था। कैसे शुरुआत हुआ एक मुखिया और एक सांसद बनना, इस जो ये जो जर्नी होता है उसमें कैसे सोचता है कोई आदमी अगर मुखिया के पद पे होगा वो सांसद तक पहुंचने का कैसे सोच लेते हैं? मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। तब मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहा था। कुछ नौजवान जो थे वो लोग कहे मुझको कि आप ही लड़ जाइए मुखिया में। हम कहे आप लोगों का विचार है तो लड़ जाएंगे। तो मैं लड़ गया। तो यादव सब की एक बैठक हुई कि भाई 4 यादव लड़ रहे हैं, एक ब्राह्मण है एक मुसलमान है, तो सब लड़ के मरोगे तो सब मिलकर के एक यादव रहे। तो उसमें आकर के मैं सबसे कम उम्र का था। कई लोगों ने कहा कि दुखा यादव जी हैं सबसे सीनियर, उनको रहने दीजिए और मुझे कहा बैठ जाइए। मैंने कहा मैं लड़ने के लिए जब मैदान में निकलता हूँ तो मैं पीछे नहीं मुड़ता हूँ, मैं नहीं मानूंगा। और लड़ गए तो 3 यादव लड़े। हाँ, एक ब्राह्मण थे हाईली क्वालिफाइड, दयानंद मिश्र एमए पास थे। लड़ गया तो जीत गया। मेरे पिताजी साधारण किसान थे और लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे, तो साइकिल से जाते थे, रात में क्लास करते थे, रात में वहां रुकते थे, सवेरे फिर साइकिल लेकर निकल जाते थे। ग्राम पंचायत के प्रधान थे तो उसकी प्रधानी का काम करने। अच्छा सर, ग्राम पंचायत के प्रधान बने आप, तो पॉलिटिक्स में उस एज में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप बीए में उस टाइम पे थे, थर्ड ईयर में थे, तो अभी अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन का, वो लोग कभी नहीं सोच सकते हैं कि हम मुखिया का इलेक्शन, बहुत कम पॉलिटिक्स में आते हैं। आप उस टाइम पे कैसे मन में हुआ कि हम ऐसा कुछ प्रधान बनने का कैसे? सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी आपको अवार्ड मिला हुआ था। अभी जो है वो मधुबनी के सांसद आपके बेटे हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो शायद आवाज नहीं उठाते हैं, कहिए कि 10% भी आप लोगों के जैसे बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स में आने के लिए और पॉलिटिक्स में इतने सालों तक टिके रहने के लिए, तो वो क्या सब चीज होगा? अपने मिथिलांचल में कहावत है कि दुख जाने दुखिया की दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बीमाई, सो का जाने पीर पड़ाई। तो हम जमीन पर सोने वाले थे, पुआल पर सोने वाले थे, धान के झटुआ का चटाई ओढ़ के सोने वाले युग से आए हैं, पैदल चलने वाले युग से आए हैं। अभी के जमाने के जो लोग हैं, क्या लगता है वो लोग इतना चीज बर्दाश्त कर पाएंगे, ये सब चीज इतना सह सकते हैं? वैसा युग नहीं है, वैसा युग नहीं है। हम तो पैदल चलते थे, अब गाड़ी या साइकिल से चलते थे। क्योंकि एक सांसद के आप अभी पिताजी भी हैं, तो ऐसा कभी होता है कि आप कुछ सजेशन, सर को कुछ सजेशन देते होंगे? मैं ये नहीं मानता हूँ कि अशोक यादव मेरा बेटा है। लालू यादव, क्योंकि एक ही आप लोग कहीं ना कहीं, वो भी हम लोगों में जो कास्ट बोला जाता है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि जो यादव हैं वो यादव के ही वोटर्स होते हैं, और आप बीजेपी से हैं। कि इंटरव्यू तो क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहता है, लेकिन पर्सनली कैसे लोग ग्रो करते हैं एज ए पॉलिटिशियन, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर सब लड़े। अच्छा, फिर सब लड़े। हाँ। अब मैं जीता, दयानंद मिश्र जी सेकंड में रहे। हाँ, और दयानंद मिश्र जी तब मुझ पर ट्रिब्यूनल में जाके मुकदमा कर दिए कि अंडर एज है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर सच्चा ब्राह्मण कोई आशीर्वाद दे दे तो उसका कभी पराजय नहीं हो, उसकी पराजय नहीं होती है, ये 1 रुपया रखिए। तो हमने कहा काहे? तो पिताजी ने कहा है आपको जुर्माना देकर मुकदमा वापस करने। तो शुरुआत में जब इलेक्शन लड़े तो 4 यादव साथ में इलेक्शन लड़े थे, और इससे एक चीज और समझ में आती है कि आप, अगर आप केपेबल है, अगर आप में क्षमता है, तो इन्होंने कहा कि हम एजुकेटेड है, कम एज के हैं तो क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि डिपेंड नहीं करता है पॉलिटिक्स में आने के लिए कि आप कितने ज्यादा उम्र के आदमी है, क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं कि लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स में आने के लिए आप 50 से ज्यादा हो तभी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इमरजेंसी जब लगा था, आप उस टाइम पे आप इलेक्शन लड़े थे, सांसद का जो इलेक्शन है, तो आपने उसमें लिखा हुआ है कि आप जब जेल में थे, आप इमरजेंसी के टाइम में, क्योंकि अभी एक मूवी भी आया था इमरजेंसी कंगना रनौत जी का, तो उस टाइम पे आप भी उस जेल में थे। हाँ, मुझको खतरनाक बंदी बना के जेल में बंद कर दिया। मेरा वजन था 82 किलो, जेल में गए तब, जेल से रिलीज हुए तो था 60 किलो मोतिहारी में। जेल से सब रिहा हुए तो मैं रिहा होके आया तो 77 में मधुबनी से चुनाव लड़ा था, जनता पार्टी से, ट्रायंगुलर फाइट था। यहाँ डर से कोई लड़ने नहीं आता था कि मैं लड़ा,
लड़ने के बाद मैं लगभग 49,000 वोट से मैं जीता। इतनी सुविधा भी नहीं थी, इतना विकास भी नहीं था, कच्ची सड़कें, अंधेरी रात, मिट्टी तेल की ढिबरी। जिन्होंने बहुत ही ज्यादा हमारे मधुबनी का बोलिए कि एक राजनीति तरीके से जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो किया, और जिनके वजह से कहीं ना कहीं मधुबनी का नाम जो है वो बहुत गौरवान्वित हुआ। और उन्होंने कैसे शुरुआत किया और कैसे आगे बढ़े, और पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या सब चीजें उसमें अच्छाई और बुराई हर चीज होती है, उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। और उनका राजनीति के अलावा उनका जो जीवन किस तरीके से बीतता है, देखिए इंटरव्यू तो क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहता है, लेकिन पर्सनली कैसे लोग ग्रो करते हैं एज ए पॉलिटिशियन, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके लिए हुकुमदेव नारायण यादव जी से अच्छा कोई गेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मधुबनी में सांसद की बात करें तो एक मुखिया के पद से लेकर के सांसद बनना, और वो भी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला हो, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। सर, आज जितना आपके बारे में पॉलिटिक्स के बारे में जाने हैं, आप एक मुखिया के पद से शुरू किए थे और उसके बाद सांसद तक पहुंचे, और वो भी आपको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला था। कैसे शुरुआत हुआ एक मुखिया और एक सांसद बनना, इस जो ये जो जर्नी होता है उसमें कैसे सोचता है कोई आदमी, अगर मुखिया के पद पे होगा वो सांसद तक पहुंचने का कैसे सोच लेते हैं? देखिए, एक तो आप लोगों को धन्यवाद, और आपके जितने श्रोता होते हैं उन सबों को हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद। तीसरी बात, आप लोग युवा पीढ़ी के हैं। मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था, तब मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहा था मिथिला कॉलेज में, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में। तो इसी से अंदाज लगाइए कि 1960 में जब मैं ग्राम प्रधान बना, तो आज की राजनीति में जो लोग हैं शायद उसमें से 60-70% लोग ऐसे होंगे जिनका दादा या बाप मेरे समय में राजनीति में रहा होगा। उनका तो जन्म भी नहीं था जो आज के युवा वर्ग में है। 1939 में मेरा जन्म हुआ अंग्रेजी राज में, और उसके 3 साल के बाद 4 साल के बाद देश आजाद हो गया। मेरे पिताजी और 8 चाचा, 4 चचेरा भाई, और गांव के 2 सहनी थे, 2 बढ़ई थे, दोनों भाई, ये सब फ्रीडम फाइटर थे, जेल गए थे, 4-4 साल की सजा पाए थे। मेरे पिताजी साधारण किसान थे, जमीन कम नहीं थी, लेकिन बाढ़ प्रभावित एरिया उस समय था, तो फसल नहीं होती थी, लेकिन जमीन थी, 50-60 एकड़ के थे। आखिर में जब गए हैं तो कोई 100 बीघा जमीन छोड़ के गए हैं, जो हम तीनों भाई बांटे हैं। तो इसीलिए नेहा जी, उस समय आजादी के आंदोलन से जो निकले हुए थे, चाहे वो समाजवादी आंदोलन के नेता हों, चाहे साम्यवादी आंदोलन के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, कहीं न कहीं स्वतंत्रता संग्राम से उन लोगों का संपर्क, संबंध या सक्रिय भागीदारी थी। तो उन पर एक अलग उनकी मानसिकता थी, उनका चरित्र था, उनका विचार था, उनका व्यवहार था। उनके सामने समाज से सेवा, राष्ट्र सेवा, सामाजिक आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति उनका उद्देश्य था, परिवर्तन, जिसको नरेंद्र मोदी अभी कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दिल्ली के जीत पर भी उस दिन बोल रहे थे, तो अंत में उन्होंने यही कहा कि हम 1 लाख युवाओं को इसलिए लाना चाहते हैं राजनीति में कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टी के ट्रांसफॉर्मेशन में वो भागीदार बने। तो वो अलग युग था, उसमें इतनी सुविधा भी नहीं थी, इतना विकास भी नहीं था, कच्ची सड़कें, अंधेरी रात, मिट्टी तेल की ढिबरी, साइकिल भी से चलना कठिन। जितने मेरे गांव में साइकिल नहीं थे, उसके 3 गुना अब मोटरसाइकिल है। पहले गांव घर से बरसात में बाहर निकलने में देह सिकुड़ाता था कि भाई इतना कीचड़ लग जाएगा, फिर धोएंगे कहाँ। आज 12 महीना 36 दिन मेरे ही गांव में बिना चप्पल का गरीब भी नहीं चलता है। तो कहाँ से कहाँ भारत का विकास हुआ है, इसको देखना चाहिए। ये अलग बात है
कि विकास की जो गति रही है वो राज्य के अनुसार हुआ है। कैसा प्रधानमंत्री बने, कैसे मुख्यमंत्री बने, किनके जिनकी जैसी दृष्टि थी उसके उनके समय में उतने ही विकास हुआ, विकास की दिशा बनी, उसी के साथ हम लोग भी आगे बढ़े। तो हम पैदल हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ने के लिए गांव से पैदल जाते थे शहर में अपने रिश्तेदार के यहाँ झोपड़ी, उसमें इधर उसकी एक गाय, एक बैल, एक बकरी और एक चौकी रख करके हम मेरा चचेरा भाई थे उन्हीं के यहाँ रहते थे। घर से चावल दाल ले जाके वो खाना बना देते थे। वहां से पैदल विद्यापति स्कूल में पास किए, मैट्रिक पास किए। कॉलेज भी में जाके हॉस्टल में लेके पढ़े। ज्यादातर घर से साइकिल पर चलते थे और लोग की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो साइकिल से जाते थे, रात में क्लास करते थे, रात में वहां रुकते थे, सवेरे फिर साइकिल लेकर निकल जाते थे। ग्राम पंचायत के प्रधान थे तो उसकी प्रधानी का काम करने। अच्छा सर, ग्राम पंचायत के प्रधान बने आप, तो पॉलिटिक्स में उस एज में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप बीए में उस टाइम पे थे, थर्ड ईयर में थे, तो अभी अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन का, वो लोग कभी नहीं सोच सकते हैं कि हम मुखिया का इलेक्शन, बहुत कम पॉलिटिक्स में आते हैं। आप उस टाइम पे कैसे मन में हुआ कि हम ऐसा कुछ प्रधान बनने का कैसे? उससे पहले मेरे चाचा जी कांग्रेस के लीडर थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐसे लोकल बोर्ड के मेंबर थे, वाइस चेयरमैन भी थे, दरभंगा यूनाइटेड जिला था तब। तो वो थे मुखिया नॉमिनेटेड। पहला चुनाव हुआ पंचायत का, तो जो गांव के आसपास के लोग थे उनमें से बहुत जो युवा पीढ़ी समझदार थे उन लोगों ने आके आग्रह किया मेरे पिताजी से कि आप अगर मुखिया बनिए तब हम लोग मान लेंगे, लेकिन उनको हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। तो मेरे पिताजी बहुत सज्जन संतु कहा कि हमरा से इस काम सब न हुए वाला है, हम ये झंझट में हम न पड़बो। तो फिर मैं विद्यार्थी था, कुछ नौजवान जो थे वो लोग कहे मुझको कि आप ही लड़ जाइए मुखिया में। हम कहे आप लोगों का विचार है तो लड़ जाएंगे। तो मैं लड़ गया, वहां से पॉलिटिक्स का शुरुआत। लड़ गया तो जीत गया, लड़ गए तो 3 यादव लड़े। हाँ, एक ब्राह्मण थे हाईली क्वालिफाइड, दयानंद मिश्र, एमए पास थे, अपने पिता के अकेले पुत्र थे, काफी जमीन संपन्न थे भूसकोल गांव के, वो भी खड़े हुए। तो यादव सब की एक बैठक हुई कि भाई 4 यादव लड़ रहे हैं, एक ब्राह्मण है, एक मुसलमान है, तो सब लड़ के मरोगे तो सब मिलकर के एक यादव रहे। तो उसमें आकर के मैं सबसे कम उम्र का था, तो सब यादव सरदार और कन्हाई खिरहर आए थे, कारू खिरहर के, मैना महपुरा के भगत जी। तो ककरघट्टी में बैठक हुई, लोगों ने कहा कि दुखा यादव जी हैं सबसे सीनियर, उनको रहने दीजिए और मुझे कहा बैठ जाइए। मैंने कहा मैं लड़ने के लिए जब मैदान में निकलता हूँ तो मैं पीछे नहीं मुड़ता हूँ, मतलब फैसला लोग के हाथ में है। ये कौन सी आप कह रहे हैं कि वो उनको छोड़ दीजिए, हम क्यों छोड़ दें? जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं यादव में से, उनमें सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं हूँ, नौजवान मैं हूँ। तो आप कहते हैं मुझको हट जाइए, अनपढ़ को मुखिया मान लीजिए, मैं नहीं मानूंगा। आप लोग लड़िए, फिर सब लड़े। अच्छा, फिर सब लड़े। हाँ। अब मैं जीता, दयानंद मिश्र जी सेकंड में रहे। हाँ। मैं फर्स्ट करके जीता। और दयानंद मिश्र जी तब मुझ पर ट्रिब्यूनल में जाके मुकदमा कर दिए कि अंडर एज है, क्योंकि मेरा इस कॉलेज से सर्टिफिकेट से मैं 20 साल का था। अच्छा। अब वोटर लिस्ट में उम्र बढ़ा दिए थे साथी लोग, तो उन्होंने ट्रिब्यूनल कर दिया केस। अब मैं गया, मेरे साथ सरपंच थे चचेरा भाई राम जी यादव, एक बैजनाथ यादव नहीं है, वो मुखिया थे। हम तीनों लोग गए नहरियासरा कचहरी, उनको कहने के आप केस नहीं लड़िए, वो ड्रॉ कर लीजिए। तो वो इधर उधर करते रहे, शाम में आखिर में तो कहा कि अच्छा इस पर हम विचार करो। तो क्या न क्या हुआ, चलते समय में कहा कि दयानंद बाबू चलते हैं। अब उनको मैंने प्रणाम किया, उम्र में बड़े थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो हमने कहा देखिए दयानंद बाबू, शास्त्र कहता है कि अगर सच्चा ब्राह्मण कोई आशीर्वाद दे दे तो उसका कभी पराजय नहीं हो, उसकी पराजय नहीं होती है।
तो आपके 3 पीढ़ी से आपके लोग हमको हमारे को आशीर्वाद देते हैं, हमारे परिवार को आप दे रहे हैं, उसमें एक भी आपके परिवार में सच्चे ब्राह्मण हुए होंगे तो आप परास्त हो जाइएगा, मैं जीत जाऊंगा। तो वो लौट के गए घर, उनके पिताजी बड़े ज्योतिषी थे, तो उनको इन्होंने कहा तो उनके पिताजी ने कहा कि ये हमारे रक्त को चुनौती है तो आप कल हुकुमदे बाबू बुआ को बुलाइए, घर पर खिलाइए और माफी मांगिए और उनको जुर्माना दे के मुकदमा वापस लीजिए। तो बुलाए, उनके घर खाए, और वो नदी किन है बीच में, मेरे गांव, उनके गांव में नदी में, कमला जी में, और जो 2 साथी थे उनको कहे आप चलिए इनसे बात करते हैं। नदी आए, कमला जी में से पानी उठाए, मेरे हाथ में दिए और कहे कि आज से मैं संकल्प करता हूं कि आजीवन मैं आपका साथ दूंगा, और दूसरा ये 1 रुपया रखिए। तो हमने कहा काहे? तो पिताजी ने कहा है आपको जुर्माना देकर मुकदमा वापस करने। हाँ। तो हम एक प्रतीक के तौर पर 1 रुपया दे रहे हैं, आप मुकदमा वापस ले लेंगे, आप मुखिया रहिए। जी, तो देखिए 4 यादव जो है वो शुरुआत में जब इलेक्शन लड़े तो 4 यादव साथ में इलेक्शन लड़े थे, और इससे एक चीज और समझ में आती है कि आप अगर आप केपेबल है, अगर आप में क्षमता है, तो इन्होंने कहा कि हम एजुकेटेड है, कम एज के हैं तो क्या हुआ। इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि डिपेंड नहीं करता है पॉलिटिक्स में आने के लिए कि आप कितने ज्यादा उम्र के आदमी है, क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं कि लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स में आने के लिए आप 50 से ज्यादा हो तभी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सर आप जो किताब लिखी उसमें एक चीज और है कि इमरजेंसी जब लगा था, आप उस टाइम पे आप इलेक्शन लड़े थे, सांसद का जो इलेक्शन है, तो आपने उसमें लिखा हुआ है कि आप जब जेल में थे, आप इमरजेंसी के टाइम में, क्योंकि अभी एक मूवी भी आया था इमरजेंसी कंगना रनौत जी का, तो उस टाइम पे आप भी उस जेल में थे। हाँ, तो वहां से आप इलेक्शन लड़े थे, जेल से आप? उस समय इमरजेंसी में जो जयप्रकाश का आंदोलन हुआ, और मैं 62 में जब लॉ फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहा था, तो कर्पूरी ठाकुर जी या सूरज बाबू मुझको समाजवादी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा दिए, दरभंगा पूर्वी से, ग्रामीण से। मैं हार गया, कांग्रेस फर्स्ट रहा, तो मैं लॉ की पढ़ाई छोड़ करके 100% डॉक्टर लोहिया के सामाजिक क्रांति में लग गया। मैं लॉ की परीक्षा नहीं दिया, छोड़ दिया पढ़ाई। तो उसके बाद 62 में हार गए, 67 में चुनाव हुआ, मैं 67 में जीत गया। असेंबली में क्या कहते मिड टर्म पोल हो गया, फिर 69 में जीत गए, फिर मिड टर्म पोल हुआ तो फिर 72 में जीत गए केवटी से। उसके बाद 74 में छात्र आंदोलन हुआ, उसमें जयप्रकाश छात्र संघर्ष समिति ने कहा कि सभी विधायक इस्तीफा करें, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी के साथ 7 लोग हम लोग थे जो प्रथम विधानसभा से इस्तीफा किए थे। उसमें कर्पूरी ठाकुर 1, धनिकलाल मंडल 2, सच्चिदानंद सिंह, रामजीवन सिंह 4, पूरनचंद 5, और एक कोई और थे। अभी उसमें से रामजीवन सिंह जिंदा हैं मंझौल के, बाकी हमारे वो साथी इस्तीफा देने वाले सब साथी चले गए। उसके बाद मैं ये दरभंगा जिला में एक्टिव था, तो मुझ पर सीरियस आरोप लगाया गया कि जौहर साहब के डायनामाइट वाला जो है सो उसका ये जुड़े हुए हैं, और ये समाजवादी बैठक में कह रहे थे कि सब लोग तैयार होइए, साथ डायनामाइट की कमी नहीं रहेगी और यहाँ भी पुल सब उड़ाना है। ये आरोप लगा के मुझको खतरनाक बंदी बना के जेल में बंद कर दिया। जेल खतरनाक बंदी माने सेपरेट सेल में। तो दरभंगा जेल में रखे तो वो बाढ़ आ गई, तो फिर हम लोगों को मुजफ्फरपुर ट्रांसफर किया। उसके बाद फिर बक्सर जेल गए, फिर मोतिहारी जेल में थे सेल में। तो सेल माने होता है 10 फीट बाई 6 फीट का कमरा, उसी में गेट बंद करना, फिर आगे छाड़ दिवाली, फिर लकड़ी का गेट बंद करना, और उसी में पिंजरे में बंद रहना। 10 बाई 6 का कमरा, एक चौकी, बगल में घड़ा पानी, एक गमला, वही उसी में रात में अपना पखाना पेशाब करना। तो मेरा वजन था 82 किलो, जेल में गए तब, जेल से रिलीज हुए तो था 60 किलो मोतिहारी में, तो 22 किलो जेल में वजन गया। तो वहीं से मोतिहारी थे
तो वहीं जाके साथी ने कहा कि आपको मधुबनी से जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। तो वहीं से नॉमिनेशन भर के दिए, तो लेके आए, और यहाँ आए तो यहाँ मधुबनी के नौजवानों ने चंदा करके मेरी जमानत की राशि जमा की, और तब बाद में जेल से सब रिहा हुए। तो मैं रिहा होके आया तो 77 में मधुबनी से चुनाव लड़ा था जनता पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी से भूपेंद्र झा जी लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी से शफीकुल्लाह अंसारी लड़ रहे थे। ट्रायंगुलर फाइट था, मेन मुकाबला भूपेंद्र झा जी से था। कम्युनिस्ट का बेल्ट था, यहाँ डर से कोई लड़ने नहीं आता था कि साहब ये लेनिनग्राड है। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने चौधरी चरण सिंह जी से कहा कि मधुबनी में एक ही आदमी लड़के जीत सकते हैं, वो हुकुमदेव जी हैं। तो मुझे भेजा गया, मैं लड़ा। लड़ने के बाद मैं लगभग 49,000 वोट से मैं जीता। 2,26,000 वोट 77 में आया था। तो यही 77 में जीते। अब 77 में जो हम यहाँ से एमपी बने थे, तो आज के जो युवा वर्ग आप लोगों के पीढ़ी के लोग हैं, वो सोचे कि 77 में इसमें से कितने लोगों का जन्म हुआ था। तो जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, नेहा जी, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, और ऐसे लोग जब पूछते हैं कि आप 77 में एमपी बने तो क्या किए, तुमको तेरा तो जन्म भी नहीं हुआ।